मैं डॉक्टर हिताश्व कुमार, सहायक आचार्य श्री राधे श्याम आर मुरारका राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। प्रिय विद्यार्थियों, हम बीकॉम पाठ प्रथम विषय ABST प्रश्न पत्र द्वितीय में व्यावसायिक सांख्यिकी के अंतर्गत अभी तक हमने सांख्यिकी माध्य का अध्ययन किया। आज हम वीडियो में अपकिरण के माप मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस का विस्तार से अध्ययन करेंगे और किस तरह से इसको ज्ञात करेंगे, इसकी परिभाषा क्या है, इनमें जो शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों का अर्थ क्या है, इस बारे में अध्ययन करेंगे। हमने माध्यम जो संख्या के माध्यों का अध्ययन किया, मध्य का, बहुलक और समांतर माध्य। उसमें हमने चतुर्थांक वगैरह, पंचमक, षष्ठमक, अष्टमक, दशमक जो माध्य में ज्ञात किए गए थे, उन सब का विस्तार से आप लोगों को बताया ई कंटेक्ट के माध्यम से। और आज हम अपकिरण के माप के बारे में। माध्य किसी श्रेणी का प्रतिनिधि होता है, किंतु माध्य से इस बात का संकेत नहीं मिलता कि वह मूल्य उस श्रेणी का सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व करता है अथवा नहीं। जो हमने माध्य पढ़ा उसमें कहते हैं कि किसी भी श्रेणी का प्रतिनिधित्व होता है उसमें, किंतु माध्य इस बात का संकेत नहीं मिलता है कि वह मूल्य उस श्रेणी का सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व करता है अथवा नहीं। क्या श्रेणी के विभिन्न पद मूल्यों या आकार माध्य से मिलते जुलते हैं अथवा उनमें बहुत अंतर है। यदि वे आकार में लगभग समान है तो माध्य उस श्रेणी का अच्छा प्रतिनिधित्व मूल्य कहा जाएगा, अन्यथा नहीं। अतः इस बात की जांच करने हेतु किस माध्य उस श्रेणी का किस सीमा का तक प्रतिनिधित्व करता है, अपकिरण की मापों की आवश्यकता होती है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस ये ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि समग्र श्रेणी से प्राप्त अपूर्ण अथवा आंशिक संरचना की समपूर्ति अपकिरण के माप से ही संभव है। जो डाटा दे रखे हैं हमें, उस जो डाटों के माध्यम से जो समग्र की श्रेणी की बात थी, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी, इंडिविजुअल, डिस्क्रिप्टिव और कंटिन्यूस जो श्रेणियां थी, उन श्रेणियों के वह समग्र श्रेणी में से जो प्राप्त अपूर्ण या आंशिक संरचना की पूर्ति, जिसकी संपूर्ति हम करते हैं, अपकिरण के मापों से संभव है। औसतन माप के आधार पर कैंप स्थल का चयन अंधे व्यक्ति के सहृदयपूर्ण जानकारी वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं। अतः अपकिरण बंद आंखों को खोलने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। अपकिरण क्या है? अपकिरण के जो माप हैं उसके अंतर्गत बंद आंखों को खोलने का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है, अर्थात अधिक से अधिक जानकारी इसके माध्यम से की जा सकती है। इस संबंध में सिम्पसन तथा काफा का कथन सही प्रतीत होता है कि अकेला माध्य पूरी कहानी नहीं कहता। जो हमने संख्या की माध्य याद किए थे उस पर स्पष्ट किया है कि अकेला जो माध्य है वो पूरी कहानी नहीं कहता। वह समूह का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करता जब तक कि वह हमें ये ज्ञात न हो कि व्यक्तिगत मूल्य उनके चारों ओर किस प्रकार फैले हैं। इसी में ही निशविजर ने भी ठीक ही कहा है कि समंकों के दो वितरण समितिये हो सकते हैं और समांतर माध्य, मध्यक और बहुलक समान होते हुए भी उनके बिखराव अथवा केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के चारों ओर के मूल्यों में काफी अंतर हो सकता है। इन्होंने क्या कहा कि यदि समांतर माध्य, मध्यक और बहुलक एक समान होते हुए भी उसमें बिखराव अथवा केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के चारों ओर के मूल्यों में काफी अंतर हो सकता है। उनका उत्तर एक हो सकता है, लेकिन उनके जो बिखराव है वो तथा केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के चारों ओर मूल्यों में काफी अंतर आ सकता है। अतः हम रेखा चित्र के माध्यम से भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं।
हम यदि दो श्रेणियों के मूल्यों के बिखराव भिन्न भिन्न है और यदि बिखराव श्रेणी हमने x और y दो श्रेणियां ली, सीरीज ली x सीरीज और y सीरीज, तो हम ये कह सकते हैं कि रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं कि दोनों श्रेणी के मूल्यों का बिखराव भिन्न भिन्न है। ये बिखराव श्रेणी x से कम है जबकि श्रेणी y में x की अपेक्षा बिखराव अधिक है। इस बिखराव या फैलाव अथवा विस्तार का अध्ययन माध्यमों की सहायता से नहीं किया जा सकता। अतः श्रेणी के बिखराव का अध्ययन के लिए अपकिरण के माप का अध्ययन आवश्यक है। अपकिरण के मापों को द्वितीय श्रेणी के औसत भी कहते हैं। इसे एवरेजेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर भी कहते हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी श्रेणी के बिखराव का अध्ययन करने की आवश्यकता है तो अपकिरण के माप को ज्ञात करना जरूरी है। और अपकिरण के मापों को द्वितीय श्रेणी का औसत भी कह सकते हैं, एवरेजेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर भी कहते हैं। अब हम केंद्रीय प्रवृत्ति और संरचना के आधार पर समग्र श्रेणियां दो प्रकार की हो सकती हैं। जो केंद्रीय प्रवृत्ति है और संरचना के आधार पर कितने प्रकार से श्रेणी को बांट सकते हैं? दो प्रकार से। उसमें पहला है माध्यों के समांतर, जो माध्य हैं उसके समानता परंतु श्रेणी की बनावट अथवा संरचना में अंतर। जो माध्य हैं जो उसमें क्या है? समानता है परंतु श्रेणी की बनावट या संरचना में अंतर हो, पहला। दूसरा, माध्यों में अंतर परंतु श्रेणी की बनावट और संरचना में समानता। पहला तो आपको बताया कि जो माध्य थे हमारे उसमें समान हो सकते हैं लेकिन उसकी श्रेणी की बनावट और संरचना में अंतर हो सकता है। दूसरा, माध्यों में अंतर हो सकता है परंतु श्रेणी और बनावट या संरचना में समानता हो सकती है। इस प्रकार हम माध्यों के समानता परंतु श्रेणी के संरचना में अंतर, सेम एवरेजेज बट डिफरेंस इन द फॉर्मेशन, विभिन्न समग्र श्रेणियों के समांतर माध्य मध्य का तथा बहुलक समान हो सकते हैं। फिर भी उन श्रेणियों की संरचना में भिन्नता हो सकती है और श्रेणियों की संरचना से आज से केंद्रीय प्रवृत्ति के मूल्य से विभिन्न पद मूल्यों के फैलाव या बिखराव अथवा विस्तार से है। और जिसको हम निम्न प्रकार उदाहरण से समझ सकते हैं कि व्यक्तियों की वार्षिक आय दे रखी है, एनुअल इनकम ऑफ पर्सन्स। व्यक्ति के रूप में हम ए बी सी डी ई एफ जी जितने भी ले सकते हैं और उसके प्रथम वर्ष जो प्रथम वर्ग है, द्वितीय वर्ग है और तृतीय वर्ग, यदि हम 3 वर्गों में उसको बांटते हैं उस श्रेणी को, तो उन तीनों श्रेणियों का विश्लेषण करने पर क्या निष्कर्ष ज्ञात होंगे वो अपकिरण के माप के द्वारा ज्ञात करेंगे। यदि व्यक्ति उदाहरण के लिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है और उसके प्रथम वर्ग की आय है वो 10,000 रुपये प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति की है। यदि द्वितीय वर्ग में उसकी आय उसे अंतर हो, डिफरेंस हो, जैसे कि पहले ए व्यक्ति की 7,500, बी की 10,000 या सी की 10,000, डी की 10,000, ई की 10,000, एफ की 12,500 और जी की भी 12,500, इस प्रकार से हो। और तीसरे में जो तीसरे वर्ग है, तृतीय वर्ग है, उसमें मान लीजिए कि 100 रुपये ही है, बी की 4,000 है, सी की 6,000 है, कहने का अर्थ है उसमें अंतर है। तो ऐसी जो श्रेणियां दे रखी हैं उसका विश्लेषण करेंगे और उसका निष्कर्ष ज्ञात करेंगे, वो अपकिरण के माध्यम से ज्ञात होगा। हम ये कहें कि तीनों वर्ग के व्यक्तियों की वार्षिक आय का समानांतर माध्य मध्यक और बहुलक समान है, अर्थात प्रथम श्रेणी तीनों प्रमुख माध्य एवरेजेज जो फर्स्ट ऑर्डर समान है और वो है जो व्यक्तिगत श्रेणी थी उसमें 10,000 जो अधिक बार आया है वो 10,000 है। दूसरा, हम इसमें निष्कर्ष के रूप में जिसको विश्लेषण किया तब ये कह सकते हैं यदि इन तीनों श्रेणियों को ध्यानपूर्वक देखा जाए तो इनकी संरचना में पर्याप्त अंतर है। जो हमने कहा था कि माध्यों में समानता परंतु श्रेणी की संरचना में अंतर है, वो स्पष्ट हो रहा है कि यदि तीनों श्रेणियों को ध्यानपूर्वक हमने देखा कि प्रथम वर्ग में सबकी आय 10,000 रुपये थी, द्वितीय वर्ष में उसमें डिफरेंस था, तृतीय वर्ग था उसमें भी डिफरेंस था, लेकिन जो समांतर माध्य ज्ञात किया जो व्यक्तिगत श्रेणी का जो सबसे अधिक 10,000 रुपये बार हर श्रेणी में अधिकतम आया है वो है। इसलिए उनका जो एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर था वो तीनों प्रमुख माध्य हैं वो 10,000 रुपये हुए।
अब यदि दूसरा हमने ये कहा था कि तीनों श्रेणियों को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो संरचना में पर्याप्त अंतर है। तीसरा, इसको समझने के लिए प्रथम वर्ग के समस्त व्यक्तियों की वार्षिक आय है वो 10,000 रुपये है तथा माध्य मूल्य भी 10,000 है। सभी पद मूल्य माध्य पर ही केंद्रित हैं, अतः स्पष्ट है कि श्रेणी का प्रतिनिधित्व मूल्य 10,000 रुपये वास्तविक रूप से संपूर्ण श्रेणी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो प्रथम वर्ग था। द्वितीय वर्ग में, जिसमें अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग आय थी, लेकिन द्वितीय वर्ग में मधु के मूल्य में भिन्नता है और श्रेणी का न्यूनतम जो मूल्य था वो 7,500 और अधिकतम मूल्य था जो हमने बताया 12,500। अतः इसका माध्य क्या हुआ बेच का मूल्य? यदि हम 7,500 रुपये में 12,500 रुपये जोड़ेंगे तो ये 20,000 रुपये, और 20,000 में जब माध्य निकालते हैं 2 का भाग तो माध्य 10,000 रुपये। यदि माध्य मूल्य में विचलन मापा जाए तो यदि हम माइनस इसमें से 2,500 और प्लस 2,500 के माध्य आते हैं, यदि हमने 10,000 का माध्य लिया तो इस प्रकार माध्य के पदमूल्यों के विचलन या दूरी तो है परंतु ये बहुत अधिक नहीं है, अतः माध्य मूल्य श्रेणी का प्रतिनिधित्व कर रहा है लेकिन यथोचित रूप से नहीं। और तीसरा वर्ग के में भी माध्य मूल्य तो 10,000 रुपये है, लेकिन श्रेणी का न्यूनतम मूल्य जो विचलन है वो 100 माइनस 10,000 माइनस 9,900 रुपये तथा अधिकतम मूल्य का विचलन जो 28,900 में से 10,000 शेष घटाने 18,900। इस प्रकार पदों के मूल्य के बिखराव या फैलाव अत्यधिक है, अतः यह माध्य श्रेणी का प्रतिनिधित्व द्वितीय वर्ग की तुलना में बहुत ही कम कर पा रहा है। अतः कहना कि इस वर्ग के सभी व्यक्ति उत्तम जीवन व्यतीत कर रहे होंगे ये भ्रामक और अशुद्ध है। प्रथम 2 दशाओं में यह अनुमान पर्याप्त सीमा तक सही प्रतीत होता है, परंतु तृतीय वर्ग के वितरण की भिन्नता के कारण ये सही नहीं है। इस प्रकार माध्य श्रेणी का प्रतिनिधित्व नहीं करता। स्पष्ट आ गया कि प्रथम में 10,000 रुपये थी, प्रथम वर्ग जो था वो चला सकता है, द्वितीय वर्ग में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं था, लेकिन तृतीय वर्ग में एक तरफ 100 रुपये की इनकम थी, बी की 4,000 थी, सी की 6,000 थी, डी और ई के फिर भी 10,000 रुपये थी, एफ की 11 और जी की 28,900 रुपये थी, तो काफ़ी अंतर था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मध्यों में समानता परंतु श्रेणी की संरचना में काफ़ी अंतर है, इसको हमने स्पष्ट समझा है। और दूसरा इसमें है माध्यों में अंतर परंतु श्रेणी की संरचना में समानता। डिफरेंस एवरेजेज बट सिमिलरली इन ए फॉर्मेशन। एक स्थिति यह भी संभव है जबकि समस्त श्रेणियों के माध्यम में अंतर होते हुए भी समग्र श्रेणी की संरचना अथवा बनावट में समानता हो, जैसा हम उदाहरण में आगे स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे मजदूरी आय प्रति दिवस रूपों में हो, डेली वेजेज इन रुपीज में हो, और व्यक्ति जैसे ए बी सी डी ई हो, और प्रथम वर्ग की जो मजदूरी की आय है दिवसों के रूप में जो डेली वेजेज के रूप में है वो है 7 रुपये की, बी की 8 रुपये, सी की 9 रुपये और डी की 10 रुपये और ई की 11 रुपये। द्वितीय वर्ग में ये आय है 35 रुपये की, बी की 36 रुपये, सी की 37 रुपये, डी की 38 और ई की 39 रुपये। और तृतीय वर्ग में आय है वो ए की 70 रुपये, बी की 71 रुपये, सी की 72 रुपये, डी की 73 रुपये और ई की 74 रुपये। इस प्रकार से यदि हम इसका समानांतर मूल्य ज्ञात करें तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो हमने माध्यों का अंतर है इसमें, लेकिन श्रेणी की संरचना में समानता है, ये बात प्रतीत हो रही है। यदि यहाँ प्रथम द्वितीय और श्रेणी के समांतर माध्य का हम ज्ञात करें तो पहले का जो समांतर माध्य है वो अक्ष बार 9 होगा, दूसरे का जब जोड़ करके निकालें जो 37 है और तीसरे का 72 है। इन तीनों श्रेणियों के माध्य में बहुत अंतर है परंतु श्रेणी में पर्याप्त समानता है, अर्थात माध्य में विभिन्न पद मूल्यों के विचलन लेने पर यह ज्ञात होगा कि ये विचलन समान है। क्योंकि हम इसमें से अंतर का ज्ञात करें, जैसे मान लीजिए 8 में से 7 घटाएं 1 होगा, ऐसे ही 36 में से 35 घटाएं 1 होगा, 71 में से 17 घटाएं 1 होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि माध्यों के अंतर हैं परंतु श्रेणी की संरचना में समानता है। जो हमने माध्य के विभिन्न पद मूल्यों के विचलन लेने से ये ज्ञात होगा कि विचलन जो मान है वो समान है, ये विचलन समान है। अतः हम ये कह सकते हैं कि अतः माध्यों के आधार पर श्रेणी में स्वभाव मूल्यों के माध्य से विचलनों का औसत परिणाम आदि ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। इस आधार पर कभी कभी अत्यंत
भ्रामक निष्कर्ष भी निकल आते हैं। इस संबंध में एक कहावत प्रचलित है कि लेखा जोखा ज्यों का त्यों, फिर भी कुनबा डूबा क्यों। महत्वपूर्ण बात है कि इन जो हमने दो तरह के केंद्रीय प्रवृत्ति और सृजना के आधार पर समग्र श्रेणियों दो प्रकार की होती हैं, ये ज्ञात किया है, जाना है। और माध्यम में समानता परंतु श्रेणी की बनावट में अंतर है, और दूसरा था माध्यम में अंतर परंतु श्रेणी की बनावट और संरचना में समानता। उसमें हमने निष्कर्ष निकाला कि माध्यम के आधार पर श्रेणी के स्वभाव, मूल्यों के माध्यम से विचलनों का औसत परिणाम आदि ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं, और इस आधार पर कभी कभी अत्यंत हमने कहा कि भ्रामक और निष्कर्ष भी निकल जाते हैं। और इस संबंध में कहावत भी हमने अभी आपको बताई है जो अधिकांशतः प्रचलित है, उसमें है कि लेखा जोखा ज्यों का त्यों, फिर भी कुनबा डूबा क्यों। कि लेखा जोखा है वो एक दूसरे का मिलता हुआ नजर आ रहा है, एक समान नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी व्यापार क्यों डूब गया, व्यक्ति के घाटे की स्थिति क्यों हो गई। तो बड़ी महत्वपूर्ण कहावत है, लेखा जोखा ज्यों का त्यों, फिर भी कुनबा डूबा क्यों। इस संबंध में एक कहानी भी है जो मैं, क्योंकि जब हम इनके प्रैक्टिकल पर्सन करें उससे पहले इस बातों को समझना जरूरी है। और वो कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार एक व्यक्ति परिवार से ही नदी पार करना चाहता था, जिसकी संख्या की इस संबंध में एक कहानी है, वो आपको बताया रहा हूँ कि एक बार एक व्यक्ति परिवार से ही नदी पार करना चाहता था, जिसे सांख्यिकी का अलग ज्ञान था, उसे स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही कम ज्ञान था। और उस व्यक्ति ने नदी की औसत गहराई व परिवार के सदस्यों की औसत ऊंचाई मालूम की और निष्कर्ष निकाला कि नदी की औसत गहराई व परिवार के सदस्यों की औसत ऊंचाई अधिक है, अतः नदी पार की जा सकती है। और वे नदी पार करने लगे। कुछ समय पश्चात उसने देखा कि परिवार के सदस्य नदी में डूबने लगे हैं, क्योंकि एक स्थान पर नदी की गहराई औसत से बहुत अधिक थी और वह स्वयं भी डूबने लगा। तो वह रुक का तथा उसने पुनः नदी की औसत गहराई व अपने व परिवार के सदस्यों की औसत ऊंचाई को दोबारा गणना की और औसत को सत्य पाया। अतः वह आगे बढ़ गया और स्वयं भी नदी की गहराई में डूब गया। इस प्रकार केवल माध्य के आधार पर निष्कर्ष निकालने के कारण इस अलग ज्ञान वाले सांख्यिकी का पूरा परिवार डूब गया। और यदि वह नदी की अधिकतम और औसत गहराई में अंतर व परिवार के सदस्यों की औसत लंबाई व सदस्यों की वास्तविक लंबाई में अंतर की गणना कर लेता, तो इस अंतर को देखते हुए वह आवश्यक रूप से नदी पार करने का निर्णय नहीं लेता। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो सांख्यिकी के माप ज्ञात किए गए थे उसके आधार पर किसी गणना को करते हैं तो निश्चित रूप से उससे नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में अपकिन के मापों को ज्ञात करना जरूरी है। जैसा कि हमने कहानी के माध्यम से आपको बताया कि एक परिवार के जो मुखिया था वो परिवार से ही एक नदी को पार करना चाह रहा था, और नदी को पार करने के लिए उसने नदी की औसत गहराई और परिवार के सदस्यों की औसत ऊंचाई मालूम कर ली और ये तय कर लिया कि नदी की औसत जो गहराई है उससे अधिक परिवार की औसत ऊंचाई है, इसलिए हम सारे नदी पार कर जाएंगे। लेकिन जहाँ एक जगह ऐसी आपको बताया कि नदी की जो औसत गहराई थी उस परिवार की औसत ऊंचाई से कहीं अधिक थी, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते वो सब डूबने लगे। तो उसने वापस गणना किया, लेकिन गणना करता करता ये निष्कर्ष पे पहुँच गया कि जो उनके लिए जो गणना की थी वो गलत थी। और उसने ये तय किया कि ये नदी की अधिकतम औसत गहराई में अंतर व परिवार के सदस्यों औसत लंबाई व सदस्यों की वास्तविक लंबाई के अंतर की गणना कर लेता, तो इस अंतर को देखते हुए आवश्यक रूप से नदी पार करने का निर्णय नहीं लेता और बच जाता। अतः स्पष्ट है कि पद मूल्यों के माध्यम से विचलनों का मापन व संख्या में व्यक्त करना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है और इसकी पूर्ति हेतु अपकिन का अध्ययन की आवश्यकता है। जो हमने अभी तक जाना है कि पद मूल्यों के माध्यम से विचलनों का मापन व संख्या में व्यक्त करना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है और इसकी पूर्ति हेतु अपकिन का अध्ययन करना आवश्यक है। तो हम आगे के जो वीडियो है उसमें अपकिन की परिभाषा, उनके तरीके, उनके सूत्र, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।